NCERT कंप्यूटर साइंस क्लास 11th चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान में परिचय डीकम्पोजिशन विघटन। तो आज हम लोग विघटन पढ़ेंगे पैराग्राफ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अध्याय 4 में आज 4.9 विघटन पैराग्राफ को पूरा करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर से MCQ लाएंगे। तो पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं और यहाँ पे 93 यहाँ हमने पढ़ा कि हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे विघटन। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी कोई समस्या जटिल हो सकती है, अर्थात उसका समाधान सीधे तौर पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में हमें इसे सरल भागों में विभाजित करना होता है। आइए उस रेलवे आरक्षण प्रणाली को देखें जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। एक अच्छी रेलवे आरक्षण प्रणाली डिजाइन करने का जटिल कार्य प्रणाली के विभिन्न घटकों को डिजाइन करने और फिर उन्हें प्रभावी ढंग से एक साथ काम करने के लिए बनाना माना जाता है। तो ये कह रहा है कि कभी कभी समस्या जटिल हो सकती है, अर्थात उसका समाधान सीधे तौर पर निकल नहीं सकता है। तो ऐसे मामलों में हम लोग को उसको डिवाइड करना होता है छोटे छोटे भाग में। तो ये कह रहा है कि पहले हमने बात किया है रेलवे आरक्षण प्रणाली को के बारे में, तो उसी के बारे में आगे चलिए देख लेते हैं कि इस तरह से जटिल प्रणाली जब होता है तो हम लोग किस तरह से एल्गोरिदम को डिजाइन करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को। जटिल समस्या विघटन द्वारा हल करने और मूल विचार यह है कि जटिल समस्या को छोटे उप समस्याओं में विभाजित किया जाता है, जैसे कि दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक समस्या दिखाया गया है आकृति 4.12 में। यह उप समस्याएं मूल समस्या की तुलना में हल करने में अपेक्षाकृत आसान है। अंत में उप समस्याओं को तार्किक तरीके से संयोजित किया जाता है ताकि बड़ी मुख्य समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सके। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ट्रेन की जानकारी, यहाँ पे दिन, समय, स्टेशन, क्लास और बर्थ दिया गया है। तो ये पहले एक यहाँ पे फॉर्मेट तैयार किया गया है, एक छोटा सा सबसेट में इसको पहले डिवाइड किया गया है, उप समस्या में डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आरक्षण जानकारी बुकिंग खोली या बंद, उपलब्ध या प्रतीक्षा सूची या रद्दीकरण या रिफंड। और आगे यहाँ पे दिखाया गया है साइड में के बारे में जानकारी कर्मचारी सुरक्षा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, भोजन सेवा, बिलिंग सेवा, रेलवे के बारे में अन्य विवरण। तो इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया गया है। आगे देखते हैं नीचे। तो ये उप समस्याओं को, कोई बड़ी समस्याओं को उप समस्याओं में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये रेलवे आरक्षण प्रणाली का एक एग्जाम्पल था। आगे कहता है कि एक जटिल समस्या को उप समस्याओं में विभाजित करने का मतलब यह भी है कि प्रत्येक उप समस्या को विस्तार से जांचा जा सकता है। प्रत्येक उप समस्या को स्वतंत्र रूप से और विभिन्न व्यक्तियों या टीमों द्वारा हल किया जा सकता है और विभिन्न टीमों का विभिन्न उप समस्याओं पर काम करना भी लाभकारी हो सकता है, क्योंकि विशिष्ट उप समस्याओं को उन टीमों को सौंपा जा सकता है जो ऐसी समस्याओं को हल करने में विशेषज्ञ हैं।
तो ये फायदे बताया गया है कि जब हम लोग किसी बड़े समस्या पे काम करते हैं तो उसको छोटे छोटे समस्या में जब विभाजित कर देते हैं तो हर एक समस्या उप समस्या को किसी टीम मेंबर को दे सकते हैं जो कि उसमें विशेष समझ रखता हो। आगे क्या कहता है कि कई वास्तविक जीवन की समस्याएं हैं जिन्हें विघटन यानी डिंक जिसे डीकम्पोजिशन कहते हैं का उपयोग करने का हल किया जाता है, मतलब उसको ये डिवाइड करके हल किया जाता है। आगे कहता है कि उदाहरणों में गणित और विज्ञान की समस्याओं का समाधान स्कूल में कार्यक्रम प्रबंधन और मौसम पूर्वानुमान और वितरण प्रबंधन प्रणाली, ये सब सारी एक मतलब डिफ़िकल्ट समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं हैं। तो इस समस्याओं को छोटे छोटे पार्ट में हम लोग विभाजित करके इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। आगे क्या कहता है कि एक बार जब व्यक्तिगत उप समस्याओं को हल कर लिया जाता है तो उनकी शुद्धता के लिए यानी परीक्षण के लिए करना आवश्यक हो जाता है। जब कोई एक उप समस्या का हल हो चुका है तो उसका परीक्षण हम लोग करते हैं, उसको आवश्यक होता है परीक्षण करना और उनकी एकीकृत करके पुनः समाधान प्राप्त करना होता है। तो जो अगर वो पूर्ण रूप से सही समाधान उसका हो जाता है तो उसको एकीकृत किया जाता है, मतलब एक जगह कहीं पे उसको रखा जाता है और जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन समस्या है, उसमें काम किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग का जो भी जितना भी बड़ी समस्याएं होंगी वो सॉल्व हो जाएगा उप समस्याओं को में डिवाइड करके। आगे इस चैप्टर्स का कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट सारांश हैं, तो इसको देख लेते हैं एक एक करके। पहला कहता है कि एक एल्गोरिदम को एक चरण दर चरण प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे कहता है कि जिसे सही ढंग से पालन करने पर वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया होता है। जैसे किसी भी एल्गोरिदम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको परिभाषित करते हैं जिससे सही ढंग से, मतलब हम लोग को जो भी परिणाम चाहिए होता है, जो भी आउटकम चाहिए होता है, वो हमको मिल सके। आगे कहता है कि एल्गोरिदम की एक निश्चित शुरुआत और एक निश्चित अंत होता है और इसमें सीमित संख्या में चरण होती है। तो ये चरण बाई चरण ही होते हैं, तो इसका एक निश्चित शुरुआत होगी और इसका एक निश्चित अंत भी होगी। ये लास्ट पैराग्राफ में ये कह रहा है यहाँ पे कि एक अच्छा एल्गोरिदम जो सटीक, अद्वितीय और सीमित होता है वह इनपुट प्राप्त करता है और आउटपुट उत्पन्न करता है। मतलब जो भी अच्छा एल्गोरिदम जिसको हम लोग कहते हैं तो वो एक तरह से सटीक होता है और अद्वितीय होता है, यूनिक होता है एंड फाइनाइट होता है और साथ ही साथ यह सीमित होता है, जो जिसके कारण से ये हम लोग को इनपुट प्राप्त करता है जो हम लोग इसको देते हैं और आउटपुट उत्पन्न करता है अच्छी तरीक़ा से। तो ये कह रहा है। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ दिए हुए हैं जिसमें यहाँ पे कहता है कि प्रभावी एल्गोरिदम लिखने के लिए हमें अच्छे एल्गोरिदम लिखने के लिए हमें इनपुट अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और वांछित आउटपुट की पहचान करनी होती है। अब अच्छे एल्गोरिदम या प्रभावी एल्गोरिदम लिखने के लिए हम लोग को जो इनपुट हम दे रहे हैं उसकी अनुसरण अच्छी तरह से हम लोग करते हैं जिससे कि हम लोग को वांछित आउटपुट की पहचान होती है। और यहाँ पे आगे कहता है कि एक फ्लो चार्ट एक प्रकार का आलेख है। जो फ्लो चार्ट है किसी भी एल्गोरिदम के लिए हम लोग लिख सकते हैं उसका फ्लो चार्ट। तो ये कहता है कि यह एक आलेख होता है फ्लो चार्ट, जो कि विभिन्न प्रकारों का उपयोग करके
एल्गोरिदम को ग्राफिक रूप से दर्शाता है, जो कि तीरों द्वारा जुड़े हुए क्रम में होते हैं। तो फ्लो चार्ट के एक अलग अलग चित्र होते हैं और जो कि अपने अपने चित्र के माध्यम से वो एल्गोरिदम को दर्शाता है। तो यहाँ पे कह रहा है लास्ट लाइन में कि एक एल्गोरिदम जिसमें सभी चरण एक के बाद एक निष्पादित होते हैं उसे अनुक्रम में निष्पादित कहा जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि जब भी हम एल्गोरिदम के जितने भी चरण होते हैं एक के बाद एक निष्पादित होते हैं, जिसको हम लोग अनुक्रम में निष्पादित कहा जाता है। आगे कहता है कि निर्णय लेना एक स्थिति के परिणाम के आधार पर विकल्पों में से एक का चयन करना शामिल है। जब भी हम लोग किसी चीज़ को निर्णय लेते हैं, मान लीजिए एल्गोरिदम लिख रहे हैं, तो 2-3 तरीका से एल्गोरिदम हमने एक समस्या का एल्गोरिदम लिखे और उसमें हम लोग को निर्णय करना होता है, तो वह एक तरह से स्थिति का परिणाम के आधार पर विकल्पों में से एक को चयन करना होता है। आगे कहता है कि एक एल्गोरिदम में कुछ चरण हो सकते हैं। एक एल्गोरिदम में कुछ चरण हो सकते हैं जो सीमित संख्या में दोहराए जाते हैं। तो ऐसे एल्गोरिदम भी होते हैं जिसमें एक सीमित संख्या में मतलब कुछ ऐसे कोड होते हैं जिसे बार बार दोहराए जाते हैं। ऐसे एल्गोरिदम को हम लोग क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति मूलक इंट्यूटिव कहा जाता है, जो हमने इस अध्याय में पढ़ा था। आगे कहता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए एक से अधिक दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो किसी भी समस्या को हम लोग एक से अधिक तरीके से उसे सॉल्व करते हैं, इसलिए किसी विशेष समस्या के लिए एक से अधिक एल्गोरिदम हो सकते हैं। तो जितने तरीके से हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उतने तरीके के हम लोग का एल्गोरिदम हो सकते हैं। आगे कहता है कि एल्गोरिदम का चयन समय और स्थान, जटिलता, टाइम और स्पेस, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर ही किया जाना चाहिए। जब भी हम लोग एल्गोरिदम का चयन करते हैं तो उसमें हम लोग को ये ज़रूर देखना है कि समय कितना लग रहा है इसमें, और ये स्थान, इसका जटिलता कितना है। टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एल्गोरिदम को चयन करने के लिए। मान लीजिए किसी भी समस्या को हम लोग सोच रहे हैं तो 2 तरीका से हम लोग, 3 तरीका से, 4 तरीका से सोच सकते हैं, लेकिन जिसमें हम लोग का समय की बचत हो और स्थान कम लगे, जटिलता हो, समझने में आसान हो, तो उस को ही हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसी पे हम लोग को एल्गोरिदम को चयन करते हैं। ये कुछ अभ्यास में यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं और हम इस चैप्टर से MCQ अगले वीडियो में लाएंगे। हो सकता है 100 MCQ आएंगे इस चैप्टर से, तो उसे देखिएगा आप ज़रूर। फिर मिलते हैं हम आपको 5वां चैप्टर में। 5वां चैप्टर हम लोग को क्या पढ़ना है? 5वां चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। तो यहाँ से तो प्रश्न बहुत ही कम आते हैं, पर आते हैं। ये है कि 1-2 क्वेश्चन BPSC TRE 4.0 में पूछे जा सकते हैं। तो ये चैप्टर हम परसों से इसको शुरू करेंगे, या हो सकता है कल से ही स्टार्ट कर दें। 1-2 पैराग्राफ हम इसमें पढ़ लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।